नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो होम साइंस के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। और टॉपिक है यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन नाम के टॉपिक से हम लोगों ने पिछले क्लास में 15 प्रश्न को सॉल्व किया था और इस क्लास में भी प्रसार शिक्षा से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। इसी प्रकार से डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आइडिया भी आप लोगों को लग जाएगा और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आगे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न जो है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी 2004 में और टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए है महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार। और ऑप्शन बी है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। ऑप्शन सी है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कहाँ और किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था, सबसे पहले आपको बताना है। तो सबसे पहले महारानी बालिका उच्च विद्यालय गुजरात बड़ौदा गुजरात में जो है प्रारंभ किया गया था। कब? 1936 में। ठीक है, 1936 में महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1936 में महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सबसे पहले सम्मिलित किया गया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ऑप्शन बी है डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। ऑप्शन सी है डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। तो वह प्रथम भारतीय पुरुष जिन्होंने गृह विज्ञान में पीएचडी करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के में डीन पद पर कार्य किया था, उनका नाम क्या है? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में। ऑप्शन बी है रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में। ऑप्शन सी है बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ये प्रश्न आपका टीजीटी में पूछा गया है। इससे पहले जो प्रश्न था प्रथम भारतीय पुरुष, वो भी जो है टीजीटी में ही पूछा गया था। टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है गृह विज्ञान का योगदान। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिवारिक स्तर, उत्थान, स्वास्थ्य, पोषण क्षेत्र, रोजगार, परिवार कल्याण, बाल शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सभी क्षेत्रों में इसका योगदान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 15 है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 15 प्रश्नों में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? आपको बताना है बीम बैलेंस। ऑप्शन बी है लीवर बैलेंस। ऑप्शन सी है स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन डी है माता की भुजाओं में। तो 2 वर्ष से कम शिशु का अगर शिशु है तो उसके वज़न मापने का जो सबसे अच्छा यंत्र होता है वो होता है लीवर बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो है आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्या भी प्रश्नों की अच्छी होती है। तो देखेंगे यहाँ पर, शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो इस अंधविश्वास का उन्मूलन कैसे हो सकता है? शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टीजीटी 2019 में, 2009 में, टीजीटी 2009 में ये प्रश्न आपका पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आपको बताना है प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ध्यानाकर्षण, ऑप्शन बी है संतोष, ऑप्शन सी है कार्यवाही, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया का कौन कौन से चरण हैं अधिगम प्रक्रिया में, ये जानना ज़रूरी है। तो कौन कौन से चरण हैं? पहला होता है आपका ध्यानाकर्षण, ठीक है, पहला ध्यानाकर्षण होता है। इसके बाद आपका आता है रुचि, दूसरे नंबर पर। ध्यानाकर्षण के बाद रुचि होता है, रुचि के बाद होता है इच्छा, रुचि के बाद इच्छा होती है, इच्छा के बाद विश्वास। इसका भी एक निश्चित क्रम होता है, और कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे दे देगा और उसमें कह देगा क्रम से लगाने के लिए। तो सबसे पहले ध्यानाकर्षण, फिर रुचि, इच्छा, विश्वास, इसके बाद विश्वास के बाद जो है प्रयोग, और इसके बाद लास्ट में जो होता है संतोष, या फिर इसी को संतुष्टि कहते हैं, ठीक है, संतोष या संतुष्टि कहते हैं। तो जो है प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य 6 चरण होते हैं, और 6 चरण में यहाँ पर पूछा है अंतिम चरण आपसे। तो अंतिम चरण क्या हो जाएगा? संतोष या संतुष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है। कौन सा उपकरण है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुसंधान अध्ययन, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी है संचार माध्यम, ऑप्शन डी है अभिलेख। तो प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण जो होता है वो होता है अभिलेख। सबसे उत्तम जो होता है उपकरण वह होता है अभिलेख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण होता है अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं। केवल यानी कि एक को छोड़कर यहाँ पर 3 सभी सम्मिलित हैं। तो आपको बताना है जो सम्मिलित नहीं है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक परिवर्तन के उदाहरणों में कौन सा सम्मिलित है और कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो है प्रथम शब्द उच्चारण भी सम्मिलित होता है, चलना भी सम्मिलित है, और मुस्कुराना भी सम्मिलित है। ये सभी जो तीनों हैं, प्रथम शब्द उच्चारण, चलना, मुस्कुराना, ये जो है सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरण में सम्मिलित हैं, जबकि पढ़ना जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है, पढ़ना जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, ऑप्शन बी है उपर्युक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, ऑप्शन सी है योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को भी समझते हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों की आवश्यकताओं, समाज, गांव, जिस भी गांव में या जिस भी समाज में गए हैं वो प्रसार कार्य के लिए, वहाँ लोगों की आवश्यकताओं को समझना भी उनका कर्तव्य होता है, और गतिविधियों को नियोजित करना, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना जिससे कि लोग प्रभावित हों। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा, उससे व्यक्ति प्रभावित हो और उसको अपने जीवन यापन में शामिल करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा,
और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर 15 टोटल जो है 15 प्रश्नों की श्रृंखला है और 15 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपका है 10। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ सुसंगठित सरकार का सहयोग पर्याप्त निधि। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए जो प्रसार कार्य होता है कैसा होना चाहिए उसको, तो उसको होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, इसको ग्रामीण स्तर से प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रसार शिक्षा जो है उसका प्रारंभ ही गांव से ही हुआ था, ग्रामीण जनता से ही इसका प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण जनता में जो भी वहाँ पर जो भी समाज में कुप्रथाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को या अंधविश्वास होता है, इन सब चीज़ों को हटाना वहाँ से और लोगों के मन से दूर करना, साथ ही साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना, उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सभी जानकारी देना इनका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है। चहुमुखी विकास महिलाओं और बच्चों का यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, ऑप्शन सी है ड्वाकरा कार्यक्रम और ऑप्शन डी है न्यूनतम आवश्यकताओं के विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर महिलाओं और बच्चों का चहुमुखी विकास जो होता है वो ड्वाकरा DWCRA एक कार्यक्रम है, इसी से जो है इसी कार्यक्रम का प्रतिबल है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही था ग्रामीण जो भी महिलाएं हैं, शिशु हैं, इनका विकास करना। और यह ग्रामीण परिवेश में पहुंचने वाली एक ऐसी या फिर जो भी वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक विकास, उनका आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया और विशेष इसका महत्व भी था इस कार्यक्रम का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो विकास है, ये जो कार्यक्रम है वो महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए जो है प्रारंभ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं आपको बताना है। गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, तो गृह विज्ञान के अगर क्षेत्र की बात करें तो 5 क्षेत्र आते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्षेत्र कौन कौन से, आपका एक वस्त्र विज्ञान हो गया और इसके बाद आपका हो गया बाल विकास, इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया और आपका हो गया एक फूड एंड न्यूट्रिशन पोषण आहार विज्ञान। तो इस प्रकार से 5 क्षेत्र जो होते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, किसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। रॉबर्ट मेगर, सैम्पसन, हर्बर्ट स्पेंसर, BS ब्लूम। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है वो BS ब्लूम के द्वारा किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है प्रसार कार्यकर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। ऑप्शन बी कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों को अध्ययन कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन डी प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीण की भेंट करवाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इसमें आपको बताना है, सबसे बेस्ट क्या होगा, तो ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। मुख्य रूप से यही कार्य होता है, पहला जो कदम उठाना चाहिए मुख्य रूप से यही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये आपका 15 क्वेश्चन नंबर और आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रामीण प्रसार सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी आपको बताना है। तो ग्रामीण प्रसार सेवा जो है किस वर्ष शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 1553 में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा 1553।
तो टोटल 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें और आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।